नमस्कार किसान भाइयों, मैं मनीष सेवटा और आज हम बाबा खाद के प्लांट में आए हुए हैं। बाबा खाद वाले जब भी कोई नया इनिशिएटिव लेते हैं, कोई नया काम करते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि आपको उससे रूबरू कराया जाए और वो आपको भी कुछ फ़ायदा दे पाए। तो बाबा खाद वालों ने पहले ये जो नींबू के बूटे थे उसके अंदर खाद लगाई थी और उसका रिज़ल्ट भी अच्छा था, हमने आपको दिखाया भी था। और जब लास्ट टाइम हम मिले थे तो इन्होंने बोला था कि हमारी इस खाद से कनक पे भी बहुत अच्छा प्रभाव है और हम जिसको हम ऑर्गेनिक कणक बोलते हैं, जैविक कणक बोलते हैं, वो इसकी मदद से की जा सकती है। पर उस टाइम पे जो इन्होंने समझाया वो सब कागज़ों में मुझे दिखा, तो मैंने बोला ठीक है, आप नेक्स्ट टाइम जब आप लगाएं और जब रिज़ल्ट हमारे सामने हो तब हम उस पर बात करेंगे। और आज वही बात है, इन्होंने जैविक कणक के ऊपर 1 बीघा तैयार किया है और उसके रिजल्ट्स के बारे में और वो कैसे प्रोड्यूस हुआ है, अभी वो मतलब बीच की स्टेज में ही है। एक बार जब कणक निकल जाएगी तब भी अपने उसके ऊपर बात करेंगे। तो एक बार हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि क्या प्रोसीजर रहा और कैसे उन्होंने किया। तो सबसे पहले आपने ये जैविक खाद लगाई है, जैविक कणक जो आपने लगाई है, इसमें क्या प्रोसीजर था और कैसे आपने इसको यूज़ किया है और कितनी खाद डाली है? डीएपी का, यूरिया का, फर्टिलाइज़र का कुछ उपयोग किया है या बिल्कुल ही नहीं है? वो इनके बारे में इनसे पूछते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, नमस्कार। आपको बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे प्लांट पर आने के लिए। और नहीं, इसके अंदर हमने यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड किसी भी तरीके का कोई भी केमिकल नहीं डाला है। इसके अंदर हमने बिजाई से पहले जो है 6 से 7 कुंटल के आसपास वर्मी कंपोस्ट जो हम खुद तैयार करते हैं वो डलवाई। और बीज जो है अभी हमने इसमें 2481 जो बीज है, 2851 जो बीज है वो लगाया है। और बीज की मात्रा जो है हमने इसमें 40 किलो के आसपास रखी, 35 से 40 किलो के बीच में। इसके अंदर हमने एक तो पहला पानी जो था वो जितना लेट हो सकता था उतना लेट किया। ज़्यादातर लोग 21-22 दिनों के अंदर पहला पानी लगाते हैं, हमने जो है पहला पानी वो 35-40 दिनों के बाद में लगाया। तो जितना वो खुद से चल सकती थी, जितनी ज़्यादा उसकी जड़ ग्रो कर सकती थी, हमने उस पर ध्यान दिया। और बीच बीच में हमने इसके अंदर एक तो वर्मी वाश कंपोस्ट एक्सट्रैक्ट जो तैयार होता है, जो कि जैविक खाद से तैयार होता है, उसका दो बार उसका छिड़काव कराया है। और अभी तक इस कनक को 2 पानी लग चुके हैं। अगर हम बाकी इस एरिया के अंदर देखें तो अभी तक लोग 4 से 5 पानी लगा चुके हैं और जो यूरिया भी है वो 4 बार डल चुकी है। आपकी जो जैविक कणक है इसमें 2 चीज़ें मुझे थोड़ी अलग दिखाई दे रही है। तो थोड़ा पीलापन है और दूसरी बात घास कम है, पर ये सरसों के बूटे इसमें ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो पीलेपन के और सरसों के बूटे ज़्यादा होने का क्या कारण है और इसका नुकसान है कि ये भी कुछ फ़ायदे की चीज़ है? आपकी बात सही है कि इसके अंदर घास जो है, जैविक कनक के अंदर घास नहीं उगा है और सरसों के पौधे काफ़ी है। बाकी खेतों के अंदर सरसों के पौधे नहीं उगे क्योंकि घास की स्प्रे करने से जो है सरसों के पौधे लगभग ख़त्म हो चुके हैं। और इसके अंदर पीलापन आने का ये कारण है कि जहाँ जहाँ पे ज़मीन कठोर हो चुकी है वहाँ पे पौधे को चलने में थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। तो ये पीलापन जो है कुछ समय के अंदर जैसे जैसे फसल आगे ग्रो करेगी वैसे वैसे पीलापन कम हो जाएगा। पहले पीलापन ज़्यादा था, लेकिन दूसरे पानी में हमने वर्मी कंपोस्ट जहाँ जहाँ पीलापन था वहाँ ज़्यादा डलवा दी, तो उससे काफ़ी सुधार मिला हमें। और अब धीरे धीरे वो पीलापन इसके अंदर ख़त्म हो जाएगा। दूसरी बात रही घास की, तो इसके अंदर घास नहीं उगने का एक कारण है कि जब हम कनक के अंदर यूरिया डालते हैं तो हम नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रेट की तरह डाल रहे हैं। इसको समझिए बात को, भी नाइट्रोजन जो है वो अलग अलग अवस्था के अंदर होती है ज़मीन में। एक तो है नाइट्रेट फॉर्म में, जो कि जैसे हम यूरिया वगैरह डालते हैं उसके अंदर नाइट्रेट है, उस नाइट्रेट पे घास जो है वो ज़्यादा चलेगा और मुख्य फसल जो है उसके साथ साथ मतलब घास भी बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। लेकिन जब हम जैविक खाद डालते हैं, जैसे वर्मी कंपोस्ट है या कोई भी, अगर आप कोई सिटी कंपोस्ट डलवा रहे हो, तो उसके अंदर नाइट्रोजन जो है वो अमोनियम की तरह होती है। अमोनियम पे घास जो है वो ग्रो नहीं करता। मुख्य फसल जैसे सरसों है, कनक है, वो आपकी बहुत अच्छी ग्रो करेगी, लेकिन घास उस पर नहीं चल रहा। दूसरा मतलब हर एक व्यक्ति से या फिर हर एक किसान भाई से हम पूछेंगे जैविक खेती अच्छी चीज़ है, सब उसकी हामी भरते हैं, हाँ जी जैविक खेती बहुत काम की चीज़ है, हमारे स्वास्थ्य के लिए वो बहुत ज़रूरी है। पर सबका जो निर्णय है वो 2 बातों पे आके अटकता है। पहला निर्णय तो ये लोगों को लगता है इसके उत्पादन बहुत कम आएगा, और
अभी भी मैं आपको क्लियर नहीं बता सकती कैसा आपको उत्पादन रहेगा, वो आपको आसपास कंपेयर कर रहे हैं तो दिखने में तो वैसी ही दिखाई दे रही है, ऐसा नहीं है कि कुछ कमी दिखाई दे रही है फसल के अंदर, पर पैदावार होने के बाद में हम उस बात को बेहतर जान पाएंगे। फिर पहला डाउट ये लोगों को ये रहता है शायद पैदावार कब आएगी, दूसरी बात कि ये करना अपने आप में बहुत टफ है, तो आपको इसे करने में क्या कॉस्टिंग आ रही है और आपका क्या एस्टिमेशन है कि ये पर बीघा कितनी कणक निकाल के दे पाएगा? आपकी बात बिल्कुल सही है कि जिस तरीके से हम यूरिया डीपी और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं ज़मीनों में, और ज़मीन के अंदर जो जीवाणु होते हैं वो जीवाणु बहुत हद तक ख़त्म कर चुके हैं। मतलब ये मान के चलो हम 80-90% जीवाणु ख़त्म कर चुके हैं। तो इसलिए अब एकदम जैविक उगाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आपको उसकी अच्छी नॉलेज है, अगर आप जैसे कि हमारा इस फसल के अंदर एक टारगेट है कि हम जो जीवाणु लंबे समय से जो यूरिया डीएपी डाल रहे हैं उसकी वजह से जो जीवाणु ख़त्म हो गए उनको हम फिर से लेके आ सकें, हमारा मुख्य उद्देश्य यही है। तो अभी जैसे हम इसकी बीच बीच में सोइल टेस्ट भी करते हैं, तो उसके अंदर हमें दिख रहा है कि 2 महीने के अंदर जो है जीवाणु काफ़ी अच्छे संख्या के अंदर ग्रो करें। तो ये जो समय है वो आप ये मान के चलिए कि 1 या 2 फसल के अंदर रहता है। आप 2 फसल के अंदर ख़राब से ख़राब ज़मीन को भी जैविक खाद से सुधार सकते हो, और केमिकल के अंदर कोई भी तरीका नहीं है। मतलब कि आप कोई भी जला के दवाई डाल दो, कोई भी स्प्रे कर दो, उससे आपकी ज़मीन नहीं सुधर सकती। जैविक खाद से समय लगेगा, एक फसल लगेगी, 2 फसल लगेगी, लेकिन 2 फसल के बाद में ज़मीन की जो फर्टिलिटी जो कहते हैं, जो उपजाऊपन है, वो बहुत बढ़ जाता है। तो एक फसल के बाद में हो सकता है हमें 2 फसल पे अच्छा खर्चा लगाना पड़े, जैसे कि अभी आपको मैंने बताया इसमें 8 कुंटल डाल दिया है, तो 8 कुंटल हम 600-700 रुपये कुंटल के आसपास वर्मी कंपोस्ट का रेट रहता है, तो 4800-5000 के हिसाब से खर्चा कर दिया हमने इस पर। जबकि बाकी कनक में देखें तो आप 2500 से 3000 खर्चा आता है एक किसान का। उसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा लग जाता है, मेहनत बहुत ज़्यादा लग जाती है, लेकिन खर्चा देखें 2500-3000 है। लेकिन 1 साल बाद में हमारा खर्चा बढ़ेगा नहीं, खर्चा कम हो जाएगा। अभी हमने अगर इस पर 6-7 हज़ार रुपये लगाए हैं, तो आगे जाके हमें 3000 में उतनी फसल ले सकते हैं। उसके बाद में हो सकता है हमने कुछ भी ना डाले तो भी अच्छी फसल। मैंने आने के बाद में इन्होंने मुझे 2 अलग अलग ज़मीनों के सैंपल दिखाए, 2 अलग अलग मिट्टी का सैंपल दिखाया। एक मिट्टी जिसके अंदर हमने यूरिया डीएपी फर्टिलाइज़र यूज़ किए हैं, और दूसरा जिसके अंदर हमने केंचुआ खाद यूज़ की है। तो उसमें मैं साफ साफ देख पाया कि हाँ, जिसके अंदर हमने जो भी फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ किए हैं वहाँ पे फंगई नहीं दिखाई देती है। फंगी मतलब एक चीज़ है जो फसल को ग्रो करने में, उसकी जड़ों को मजबूत करने का काम आता है, और जिसमें केंचुआ खाद को यूज़ किया है वहाँ पे फंगी और बैक्टीरिया का जो अनुपात है वो बहुत ही बढ़िया है। मतलब इनका कहना ये है, जो मैंने इनसे बातचीत करी मुझे जो समझ में आया, इनका कहना ये है कि चीज़ें हम खुद डिसाइड कर सकते हैं। हमें बार बार ये बोले कि ठीक है जी मौसम की मार थी, जब यार मौसम बढ़िया को नहीं हो, फसल ख़राब होगी, ये सब चीज़ों के अलावा भी अगर हम सही ढंग से कैलकुलेशन करके अगर हम काम करें तो फसल को हम अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। एक चीज़ मुझे शुरू से ही अजीब लगती है, उसमें यह है कि जो आदमी पिछले 20 साल से 25 साल से खेती कर रहा है, उसको कोई 2 साल पहले पढ़ लिख के आया हुआ लड़का चेंज करने की कोशिश करता है, तो क्या ये बिना एक्सपीरियंस ये संभव है? और दूसरी बात, आप ये सब जो ज्ञान बता रहे हैं, ये ज्ञान अगर आपके पास में है तो किसान भाइयों के पास में क्यों नहीं था? उन्होंने 25 साल तक ये काम करा है, 30 साल तक ये काम करा है, आप बोल रहे हैं कि जो 25 साल जो चीज़ चलती आ रही है हम उसको बदल देंगे, तो ये क्या ये पॉसिबल है? तो और ऐसा क्या है जो किसान भाई नहीं पकड़ पाए और आपने उसको पकड़ लिया, और ये कहाँ से संभव हो पाया? लोगों ने मान लिया है कि यूरिया के बिना फसल होगी नहीं, डीएपी के बिना फसल होगी नहीं। हमारा ये है कि हम चीज़ों को पूछते हैं, हम चीज़ों को जानना चाहते हैं। यही मैं आपको कहूँगा कि आप चीज़ों को समझो भी। अगर ज़मीन के अंदर आप कोई दवाई छिड़क रहे हो तो उसका क्या इस्तेमाल है, उसका ज़मीन पे क्या असर पड़ेगा, या फिर इस दवाई के अलावा मैं कोई जैविक तरीके से भी उसका सुधार कर सकता हूँ क्या? या अगर यूरिया, आप ये पूछो कि यूरिया अगर आप 5 साल पहले आधा गट्टा डाल रहे थे, अब आप 2 गट्टा डाल रहे हो, तो यूरिया की खपत बढ़ती रहेगी, तो क्या वो आगे भी बढ़ती रहेगी? तो अगर यूरिया की खपत बढ़ेगी तो क्या मेरी पैदावार बढ़ेगी, क्या मेरे प्रॉफिट जो है वो बढ़ेगा? इस तरीके के सवाल आपको पूछने पड़ेंगे। अगर आप चीज़ों को जैसे चलती आ रही है वैसे ही चलाते रहेंगे तो उसके साथ में ज़मीन, वातावरण, मनुष्य के स्वास्थ्य का, सब पे उसका बुरा असर पड़ रहा है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि आप चीज़ों को पूछो, चीज़ों को जानो भी। यूरिया डालनी पड़ रही है, यूरिया के अंदर क्या है, कितने तत्व चाहिए पौधे को, तत्व मिलते कैसे हैं। केवीके जो है, हर ज़िले के अंदर केवीके बनाया गया है। केवीके के अंदर जो प्रोफेसर्स है वो आपको बता सकते हैं कि अच्छी आदतें क्या है फसल के अंदर।
अगर KVK वाले में वहाँ पे आपको अगर उसका उत्तर नहीं मिल रहा है तो आप हमसे पूछ सकते हो, लेकिन चीज़ों को समझो। इसलिए हम ये ट्रायल कर रहे हैं। मुझे भी नहीं पता है कि देखो किताबों के अंदर जो लिखा हुआ है हम उसको मान के चल रहे हैं, और उसके आधार पर हम अलग अलग चीज़ें ट्राई कर रहे हैं। ट्राई करने से हमें पता लग रहा है कि हाँ ये चीज़ काम करेगी, ये चीज़ काम नहीं करेगी। तो इस तरह से हम धीरे धीरे सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप भी चीज़ों को समझोगे और चीज़ों को सुधारने की कोशिश करोगे तो चीज़ें सुधर जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अंत में अगर आप चाहें कि हम भी अपनी मिट्टी के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं कि उसको उपजाऊ बनाया जा सकता है कैसा, तो बिल्कुल कैलकुलेटिव वे में जैसे सर जी ने बताया कि वो संभव है। तो अगर आप जानकारी लेना चाहें तो एक बार मैं इनसे एड्रेस और फ़ोन नंबर एक बार जान लेते हैं, वो आपको नीचे लिखा हुआ मिल जाएगा, ताकि आप कभी भी मिलना चाहें उसके लिए कुछ नहीं है, आप एक किसान भाई की तरह आके मिल सकते हैं, कोई जानकारी लेना चाहें आप वो ले सकते हैं।